तो स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एनिग्मेटिक अल्केमिस्ट। तो इस वीडियो में चैप्टर 2 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसोफेगस से। ठीक है, अब ये इसोफेगस क्या है? इसोफेगस है फूड पाइप। अब जब हम swallow करते हैं फूड को तो वो इंटर करता है एक ट्यूब लाइक एक मस्कुलर ट्यूब में जिसका नाम होता है ऑसोफेगस। वो तकरीबन कितनी लंबी होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक, जो कनेक्ट होती है हमारे माउथ से और स्टमक से। ठीक है, यानी हमारा ये माउथ हो गया और ये स्टमक मान लिया। ठीक है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए ये जो पाइप होती है इसको बोलते हैं फूड पाइप। ठीक, या इसोफेगस। अब food moves down the esophagus by a wave-like muscular movement called peristalsis। अब ये जो फूड है ना हमारा मूव करता है ऑसोफेगस से नीचे की तरफ। कैसे? वेव लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे करके नीचे की तरफ मूव करता है वो, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। और पेरिस्टाल्सिस क्या है? ये एक रिदमिक वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है मसल्स का। ठीक है, कौन सी मसल्स का? एलिमेंट्री कैनाल की मसल्स का, जो कि पुश करती हैं धीरे धीरे फूड को आगे की तरफ। यानी अंदर यहाँ से तो अंदर की तरफ जाएंगे, फिर इससे आगे इंटेस्टाइन भी यही पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट शो करती है, लार्ज इंटेस्टाइन भी और हमारा स्टमक भी, ये सब। तो इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं जीरो ग्रेविटी में भी वो क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, है ना। खाना उनके नीचे भी जा सकता है और निकाल भी सकते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ग्रेविटी की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो ये थोड़ा इस तरह से होता है मूवमेंट। ये हमने मान लिया फूड पाइप है, तो यहाँ से वो फूड इंटर करेगा इस पे ऐसे करके। जब ये फूड इंटर करेगा तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये सिकुड़ गई ये अपनी, और ये आगे फूड पार्टिकल चला गया। ठीक, फिर यहाँ से ये सिकुड़ेगी तो ये फूड पार्टिकल और आगे चला जाएगा। ठीक, इस तरह से। तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगी, ये रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। तो इस तरह से ये मूवमेंट होगी, इस तरह से। ये फूड पाइप है, ये क्या है? फूड पाइप है ये। ऐसे करके थ्रो आउट द एनस। तो यहाँ पे इस फूड पाइप में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ये प्योरली क्या है? एक जाने का तरीका है, बस वो जाने का रास्ता है फूड का। अब यहाँ पे एक फ्लैप कवर होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, वो बंद कर देता है विंड पाइप को, क्योंकि ईसोफेगस के ही बगल में विंड पाइप होता है, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। तो अब इन दोनों में क्या होता है? जैसे कि जब हम स्वेलो करते हैं कोई चीज फूड को, तो ये इस तरह से ये हमारा विंड पाइप मतलब ये फूड पाइप हो गया, और यही हमारा ट्रैकिया हो गया इस इधर इधर की तरफ। तो इस ट्रैकिया के ऊपर ये इस तरह से कवर कर लेता है एपिग्लॉटिस। ठीक, तो इसकी वजह से जब वो एपिग्लॉटिस उसको कवर कर लेता है, तो जब हम फूड को swallow करते हैं तो फूड हमारे लंग्स के अंदर नहीं जाता, सिर्फ फूड पाइप के अंदर ही जाता है। इसीलिए हम खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए, वरना वो सांस की नली में जा सकता है। तो आते हैं स्टमक पर। स्टमक क्या होता है? एक थिक वॉल जे शेप मस्कुलर बैग होता है। ठीक है, ऐसा जैसे जे शेप, जे टाइप की तरह ये ऐसे है। ठीक, इस तरह का, इस तरह का होता है हमारा स्टमक। ठीक, जो कि करता है, क्या करता है? ये काम स्टोर करता है फूड को और कैरी करता है पार्शियल डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन को कैरी आउट करवाता है ये, क्योंकि इसके अंदर होती है चर्निंग।
ठीक, फूड के जाने ये क्या करता है, कांटेक्ट करता है, रिलैक्स करता है, और इसके अंदर भरा होता है हमारा HCl प्लस पेप्सिन, ठीक, प्लस म्यूकस, जिसको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक जूसेस। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस के अलग अलग काम होते हैं। तो इस गैस्ट्रिक जूस को बनाता कौन है? गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं। अब ये क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ टाइनी ग्लैंड्स होते हैं ये स्टमक की वॉल के ऊपर, जो कि सेक्रेट करते हैं यानी बनाते हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक, अब ये गैस्ट्रिक जूस के अलग अलग कंपोनेंट का काम ये होता है। जैसे HCl क्या करता है? बनाता है मीडियम को एसिडिक। अगर ये मीडियम एसिडिक ना होगी तो पेप्सिन वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा काम ये होता है कि ये किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को फूड के अंदर, और फूड को गला भी देता है, और पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। और पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ना शुरू कर देता है, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, जिनको बोलते हैं पेप्टाइड्स। इट इज द मेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द स्टमक, और ये मेन डाइजेस्टिव एंजाइम है स्टमक का, यानी इस एंजाइम के बगैर स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और म्यूकस का काम होता है प्रोटेक्शन का। ठीक, ये प्रोटेक्ट करती है इनर लाइनिंग को, स्टमक की इनर लाइनिंग को, कि वो खुद डाइजेस्ट ना हो जाए अपने ही HCl से या पेप्सिन से। पता चले HCl है, खुद ही डाइजेस्ट कर दिया, HCl ने गला दिया स्टमक को ही, और गया काम से। तो इसलिए इसको बचाने के लिए म्यूकस होता है, म्यूकस मेमोरी भी होती है पूरी। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट हो गए थे डाइजेस्ट होना। कैसे? सेलिवरी अमाइलेज से। जो सेलिवरी अमाइलेज था वो अपनी एक्शन दिखा रहा था, जो सेलिवरी अमाइलेज था वो अपना एक्शन दिखा रहा था स्टार्च के ऊपर, और उसको कन्वर्ट कर रहा था सिंपलर शुगर में। अब वो चीज यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये जो सेलिवरी अमाइलेज है ना, वो एसिडिक मीडियम की वजह से इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक, यानी वो डीनेचर हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लगभग ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जब वो इनएक्टिव हो गया तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होंगे। यहाँ क्या होगा? यहाँ पे प्रोटीन डाइजेशन शुरू होगा, उसके बाद आगे भी चलेगा। तो आते हैं एसिडिटी एंड हार्ट बर्न पर। तो जब HCl बहुत ज्यादा एक्सेस से प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होने लगता है? बर्निंग सेंसेशन होने लगता है चेस्ट में, और उसको भी बोलते हैं हार्ट। और इसको दूर करने के लिए एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। अभी यूटिलाइज कर देते हैं एसिड को। अब जब एसिड न्यूट्रलाइज हो जाते हैं तो एसिड हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। मिल्क का भी इस्तेमाल का दूध का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दूध भी अल्कलाइन होता है, और दूध से हमें टेम्परेरी रिलीफ। तो फूड कितना देर तक रहता है? फूड रहता है तकरीबन 2 या 4 घंटे तक स्टमक के अंदर। इसके बाद और चला जाता है, मतलब बन जाता है। इसके बाद वो आ जाता है सेमी लिक्विड फॉर्म। 4-5 घंटे तक, 2-4 घंटे तक रहने के बाद, चढ़ने के बाद अच्छी तरह से, ठीक है, तो वो वाइन में बदल जाता है, सेमी लिक्विड फूड में बदल जाता है। वाइन बोलते हैं तो पास करता है वाइन साइज है। ये होता है हमारा सिस्टम। ये होती है इसोफेगस और इसोफेगस से ये होता है हमारा स्टमक। ऊपर वाला पार्ट होता है फंडस, बीच वाला पार्ट होती है गैस्ट्रिक बॉडी। ये होती है एंट्रम, जिसको पाइलोरस एंट्रम भी बोलते हैं। और यहाँ से पूरा हिस्सा ये होता है
पाइलोरेस, और यहाँ पे स्फिंक्टर टाइप की होती है, इसको बोलते हैं पाइलोरेस, वो स्फिंक्टर। ठीक है, जैसे ये लोअर स्फिंक्टर थी, यहाँ पे भी पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो भी यहाँ पे सॉरी पाइलोरिक जहाँ पे पाइलोट होता है तो, और ये होती है ना, जो बिजली होती है इस टाइप का पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। तो अब यहाँ से जहाँ तक की जो बॉडी की समझ थी, उसको बोला जाता है बॉडी। और यहाँ से यहाँ तक की जो बॉडी होती है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है ऑरेंज, तो यहाँ से यहाँ तक की जो नीचे जा रही है टूवर्ड द फेस, तो ऑरेंज। और यहाँ से यहाँ टूवर्ड द माउथ जा रही है तो ऑरेंज। अभी स्फिंक्टर का काम होता है इससे आपको बंद करके रखना, ताकि ये ऊपर नजर आ जाए, ये एक्स ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ से ऊपर की तरफ, तो बाद में ऊपर चले जाता है। तो हमारे इस साइड पे ये होता है मेन साइड ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की मेन साइड होती है यहाँ पर ही फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन असल मायनों में डाइजेस्ट होते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये बहुत ही लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, तकरीबन 7.5 मीटर का है। इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी लेंथ से नहीं पड़ा, बल्कि इसके डायमीटर पड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसका डायमीटर तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। हालांकि ये सबसे लंबी कैनाल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो कि स्टमक से जुड़ा होता है, स्टमक से जो जुड़ा होता है पार्ट, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। और उसको नीचे आ जाओ हल्का सा जेजुनम, और नीचे चले जाओ तो यहाँ पे जितना जो पार्ट था, ठीक है, तो जिसका मतलब ये मेरे पास वही है तो ये पार्ट होगी हमारे सांस के लिए, और ऊपर वाला पार्ट जेजुनम, और ये वाला पार्ट जो स्टमक जुड़ा होगा वो ड्यूडेनम। और जो ड्यूडेनम है वो रिसीव करता है बाइल जूस को, कहाँ से, लिवर से और पैंक्रीज, लिवर से बाइल जूस और पैंक्रीज से पैंक्रेटिक, और यहीं पर ही केमिकल डाइजेशन और हैपन होता है। केमिकल डाइजेशन यहाँ होता है। जीजेनम में फर्दर डाइजेशन एंड पिगमिंग ऑफ द सेल, जीजेनम में आगे डाइजेशन शुरू हो जाने लगता है और एब्जॉर्प्शन भी शुरू होने लगता है। फाइनल और इलियम में फाइनली एब्जॉर्प्शन होता है लास्ट में। ठीक है, जो बचा कुचा जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता वो सी में आगे इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होने लगता है। ठीक, यहाँ पे 6-7 जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सब सोख लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे ब्लड के अंदर। लो मिलाई मिलाई जो होती है छोटी छोटी क्रिमिनल लाइन प्रोटेक्शन होते हैं क्योंकि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं। अभी इनका डायग्राम, तो आप देखते हैं कौन सी चीज कहाँ डाइजेस्ट होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ डाइजेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं माउथ में, और फिर फाइनली डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उनका फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो जब भी कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब होंगे तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होंगे। ठीक, और उसके बाद ये तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में आ कैसे जाते हैं, ये माउथ में तो जो सैलिवरी अमाइलेज होता है वो एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो स्टार्च से सिंपल शुगर में टूट जाते हैं। अभी जब अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है तो यहाँ पे पैनक्रिएटिक अमाइलेज वो इनके ऊपर एक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कुछ नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, और शुगर भी एक कार्बोहाइड्रेट है। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, है ना, इस तरह से। तो ये सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज और ग्लूकोज एब्सॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में इनके जरिए, माइक्रोबिलाई के जरिए। और प्रोटीन, प्रोटीन कहाँ टूटता है? प्रोटीन शुरुआत होती है प्रोटीन के टूटने की स्टमक में। सबसे पहला एंजाइम जो वर्क करता है उसके ऊपर पैप्सिन है, और फिर ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे ट्रिप्सिन इसके ऊपर वर्क करता है, इसको तोड़ता है, और फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है हमारे पास अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन से क्या बनता है? अमाइनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज, और फैट से, अब फैट सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्ट कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फैट से बनता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, और इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है लाइपेज। ठीक है, ये होता है बाइल के साथ, यानी बाइल जूस के साथ, जो लिवर बाइल बनाता है उसके साथ। और अब देखते हैं कि विलाई क्या होती है। ये इंटेस्टाइन के अंदर थी ना, ये थी हमारे पास इंटेस्टाइन, इस तरह की विलाई थी इंटेस्टाइन के वॉल के ऊपर। ठीक, ये रही इंटेस्टाइन, और इसका ये ज़ूमिंग स्ट्रक्चर। अभी जो इनर वॉल होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, वो मिलियंस यानी लाखों टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से भरी होती हैं इस तरह से, जिनको बोलते हैं विलाई। सिंगुलर बोलेंगे तो विलस। अब फंक्शन क्या होता है विलाई का? ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगा, है ना। जैसे जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ही खाना उस पर आ पाएगा। अब प्लेट अगर छोटी सी होगी तो खाना कम आएगा, तो यानी जो सरफेस होगी जितना बड़ा होगा उतनी चीज उस पर एब्जॉर्ब हो पाएगी। तो इनके पास क्या होती है? रिच सप्लाई होती है ब्लड कैपिलरीज की, जो एब्जॉर्ब करती है ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड्स को ब्लड के अंदर। ठीक है, इन कैपिलरीज के जरिए ब्लड में ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स दोनों ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हैव लैक्टेज यानी लिम्फ वेसल्स, इनमें लैक्टेज भी होते हैं। ये रही लैक्टेज, ये होती है लिम्फ वेसल। ठीक है, पूरा हमारा लिम्फेटिक होता है, लिम्फेटिक सिस्टम। उसमें उसका फंक्शन बाद में पढ़ेंगे वैसे अभी। तो उस लिम्फेटिक सिस्टम में से जो लिम्फ वेसल होती है वो इस विलाई में से जा रही होती है, जिसको बोलते हैं लेक्टेल, लैक्टेल। ठीक है, अब ये एब्जॉर्ब करती है फैटी एसिड्स को और ग्लिसरॉल को, दोनों को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हर विलस के पास छोटी और छोटी प्रोजेक्शन होती है, जैसे देख सकते हैं ये रही, ये माइक्रोविलाई होती है। टाइनी प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। ये होते हैं ब्रश बॉर्डर, इनको क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर। ऐसा लगती है कि ये ब्रश की तरह, और ये और ज्यादा इंक्रीज कर देती हैं सरफेस एरिया को, तकरीबन 200 एब्जॉर्प्शन के लिए। आप सोचिए 200 स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, तकरीबन इतना बड़ा होगा कि एक टेनिस कोर्ट जैसा बड़ा सरफेस एरिया होगा ये। कितना बड़ा? टेनिस कोर्ट जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और पढ़ते रहें।